नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे किसी भी राज्य की पीएससी हो, या कोई भी कर्मचारी चयन आयोग वगैरह किसी भी विषय की भर्ती परीक्षा आती है, उसमें इतिहास विषय के सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इतिहास विषय के बेसिक्स को कुछ इस तरह से आपको बताऊंगा कि आप इस तरह से अगर इतिहास पढ़ोगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी इतिहास को भूलोगे नहीं और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इतिहास है उसमें हमें समझ नहीं आता है, कुछ याद नहीं रहता है, तो कैसे याद करें। इस विषय में मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि इतिहास को आपको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का इतिहास। भारत का इतिहास है उसे मूल रूप से अगर हम देखें तो उसे 4 पार्ट में अगर हम बांट कर उसे पढ़ेंगे तो ये हमें अच्छे से समझ भी आएगा और हमें याद भी रहेगा। और इसका अध्ययन हमें हमेशा क्रमिक रूप से करना चाहिए। ज़्यादातर विद्यार्थियों की आदत होती है कि किताब उठाते हैं, बीच में से जहाँ से भी उनका मन करता है पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इतिहास विषय है वो इस प्रकार से याद नहीं रहने वाला, क्योंकि उसमें फिर मिक्स हो जाता है। तो आपको चाहिए कि इतिहास को 4 पार्ट्स में जैसा कि डिवाइड किया हुआ है: प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद का। तो हम इसको यहाँ से शुरू करके अंत तक अगर क्रमिक रूप से पढ़ेंगे, नियमित, इसको बीच में से कोई टॉपिक ना उठा के शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे तो एक व्यवस्थित तरीके से इतिहास हमें याद भी होएगा और इंटरेस्ट भी इसमें हमें आएगा। तो प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसमें हम पाषाण काल से शुरू करते हैं। पाषाण काल है। इससे पहले अगर हम चाहें तो एक टॉपिक और है जिसे हम कहते हैं इतिहास को जानने के स्रोत। भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। ये टॉपिक अगर हम पहले पढ़ लेते हैं तो थोड़ी सी समझ हमारे अंदर विकसित हो सकती है। बाकी इस टॉपिक के जितने भी पॉइंट्स हैं वो बीच बीच में हमारे जितने भी पार्ट्स हैं उनमें आएंगे। तो सबसे पहले पाषाण काल के पश्चात अपने जो हड़प्पा सभ्यता, जिसके बारे में हम सब जानते ही हैं, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा के बाद वैदिक काल आ जाएगा। वैदिक के बाद उत्तर वैदिक काल आ जाएगा। और यहाँ पे इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट जो 16 महाजनपद थे, महाजनपद काल आ जाएगा। इसके साथ साथ महाजनपद काल और एक धार्मिक आंदोलन जिसे हम कह सकते हैं वो शुरू हुए थे, जिसमें हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से। वो हम आगे के वीडियो में ये सारे टॉपिक विस्तार से पढ़ेंगे। इसके पश्चात है महाजनपद काल के पश्चात है, जैसे हम बड़ा अगर टॉपिक माने तो मौर्य काल का आ जाता है। मौर्य काल। मौर्य काल के बाद में कुछ छोटे राजवंश हुए थे, उन्हें हम मौर्योत्तर काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। मौर्योत्तर काल। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो हमारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, वो है गुप्त काल। गुप्त काल के पश्चात हम कुछ छोटे राजवंशों के बारे में गुप्तोत्तर काल में हम पढ़ेंगे। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो 6वीं से 12वीं शताब्दी का राजपूत काल भी है। और गुप्तोत्तर काल में हम कुछ दक्षिण भारत के राजवंश भी पढ़ेंगे। तो ये 6वीं से 12वीं का राजपूत है। इसके पश्चात यहाँ पर प्राचीन भारत हमारा समाप्त हो जाता है। प्राचीन भारत हमारा यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो प्राचीन भारत में अगर आप देखें तो ज़्यादा टॉपिक नहीं है। प्राचीन भारत को जानने के इतिहास के स्रोत हम पढ़ेंगे। उसके बाद पाषाण काल है, हड़प्पा सभ्यता है, वैदिक है, उत्तर वैदिक काल है, महाजनपद काल है, धार्मिक आंदोलन है जिसमें बौद्ध और जैन धर्म है। इसी प्रकार मौर्य काल है,
मौर्योत्तर काल है, गुप्त काल है, गुप्तोत्तर काल है, और छठी से 12वीं शताब्दी का जो राजपूत काल है वो भी आ जाता है। इसके अंदर हम पूर्व मध्य काल भी इसे यहाँ बोलकर कुछ दक्षिण भारत के राजवंशों को पढ़ते हैं, पूर्व मध्य काल, क्योंकि ये मध्य काल से जस्ट पहले का जो समय था। यहाँ पे हम बाह्य आक्रमण है वो मध्य काल के अंदर भी आ जाते हैं, कुछ बाह्य आक्रमण है वो प्राचीन काल में भी आ जाते हैं। बाह्य आक्रमण ये मध्यकालीन जो भारत है उसकी स्टार्टिंग हम बाह्य आक्रमण से कर सकते हैं। इसके पश्चात है दिल्ली के अंदर जो सल्तनतें हुई थी उसे सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास की अगर बात करें कंपटीशन एग्ज़ाम के अगर नज़रिए से, तो सबसे ज़्यादा प्रश्न है वो सल्तनत काल और मुग़ल काल से पूछे जाते हैं। मुग़ल काल, सल्तनत काल और मुग़ल काल। सल्तनत काल में कुछ 5 इसमें अलग अलग वंश हुए थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और 5वां था लोधी वंश। लोधी वंश। इसके साथ साथ अगर हम इसके समांतर रूप से राजस्थान का इतिहास, अगर आप राजस्थान के विद्यार्थी हो तो राजस्थान का इतिहास भी इसके समांतर अगर हम लेकर चलेंगे तो वो आसानी से याद भी होगा और उसमें इंटरेस्ट भी आएगा। तो इसी प्रकार इसके पश्चात है वो 1527 के आसपास, 1526-27 में मुग़ल वंश शुरू हो जाएगा। मुग़ल वंश के अंदर हम मुग़ल सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। मुग़लों की जो स्थापत्य कला थी, उनका जो प्रशासन था, प्रशासन हालांकि हम सभी टॉपिक्स का पढ़ेंगे, पीछे मौर्य, गुप्त, इनका भी प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्तनत काल का प्रशासन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुग़ल और सल्तनत है यहाँ पर प्रशासन से सबसे ज़्यादा और नए नए प्रश्न आते हैं, नए नए प्रश्न यहाँ से निकल कर आते हैं। मुग़ल वंश के पश्चात है, अगर हम बात करें मुग़ल वंश के पश्चात, तो मुग़ल के साथ साथ हम मराठा और राजपूत, इनका भी समानांतर रूप से हम अध्ययन कर सकते हैं। राजपूत और मराठा, इनका हम समांतर रूप से अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मध्यकालीन भारत की बात करें तो इसमें कुछ दक्षिण भारत के हम राजवंश यहाँ पे मैं नाम लूँगा, जैसे कि एक तो विजयनगर साम्राज्य था, ये भी हम मध्यकाल में पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य था। इसके अलावा कुछ दक्षिण भारत के राजवंश और भी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर एक धार्मिक संत वगैरह भी कुछ हुए थे, सूफी आंदोलन भी हुए थे, तो इसे भी मैं धार्मिक आंदोलन नाम दूंगा। धार्मिक आंदोलन ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, यहाँ से भी खूब प्रश्न कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये क्रम है हमारा, इस क्रम से अगर हम इतिहास को पढ़ेंगे तो हमारी रुचि भी जागृत होगी और पढ़ना भी हमें थोड़ा आसान लगेगा, याद करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम क्रम से वंश और इनके सन हैं, ईस्वी, ईसा पूर्व सब याद करते जाएंगे तो हमें कोई समस्या नहीं आएगी। पहले बेसिक्स अगर हमारे क्लियर होगा तो आगे इसको इतिहास में पढ़ने में रुचि भी जागृत होगी और आपको आसान भी लगेगा। बार बार ये बात मैं कह रहा हूँ। इसके पश्चात हम आधुनिक भारत में आ जाते हैं। आधुनिक भारत में यूरोपीय जो देश थे वो व्यापार के लिए यहाँ आना शुरू हो गए थे, तो यूरोपियों का आगमन हमारा टॉपिक रहेगा। उसके पश्चात उन्होंने यहाँ पर अपना साम्राज्य की स्थापना कर ली थी, अपने साम्राज्य की स्थापना कह सकते हैं उसको, वो कर ली थी। उसके पश्चात यहाँ पर कुछ आंदोलन शुरू हो गए थे, उन्होंने शोषण करना शुरू किया तो उनके खिलाफ़ आंदोलन शुरू हुए, जिसमें कुछ किसान आंदोलन थे, कुछ जनजातीय आंदोलन थे, कुछ स्थानीय आंदोलन थे। 1857 की क्रांति के आसपास हुए ये 1857 की क्रांति के आसपास हुए थे ये 1857 की क्रांति बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आधुनिक भारत का। इसके पश्चात है वो हम जो है स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत भी हम कर सकते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन है वो भी, उसमें भी राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन दोनों तरह के आंदोलन हुए थे, सामाजिक आंदोलन भी हुए थे, इनको भी हम पढ़ सकते हैं, जिसमें हमारे कुछ महापुरुष हुए हैं जैसे स्वामी विवेकानंद जी है, दयानंद सरस्वती जी है, रामकृष्ण परमहंस जी है,
ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी है, इनसे संबंधित बातें हम इसमें पढ़ेंगे। राजनीतिक आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना और उसके बाद जो स्वतंत्रता आंदोलन चला था जिसमें क्रांतिकारी घटनाएं भी हुई थी, वो हम सब क्रम से पढ़ेंगे। उसके साथ साथ भारतीय जो उस समय कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हो चुकी थी, उसका भी अलग अलग 1885 से अगर हम बात करें तो 1905 बंगाल विभाजन, उसके बाद 1905 से 1919 जलियांवाला, उसके बाद 1919 से 35 का दौर अलग था, इसमें क्रांतिकारी घटनाएं ज़्यादा हुई थी। और 1935 से स्वतंत्रता प्राप्ति तक अगर हम इसे विभाजित करके 3 या 4 चरणों में आपकी सुविधा के अनुसार अगर आप विभाजित करके अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ये पढ़ना भी आसान होगा और इंटरेस्ट भी आएगा। इसके पश्चात जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हो जाती है तो उसके पश्चात का जो हम इतिहास है वो स्वतंत्र काल या स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में हम पढ़ेंगे। इसमें हम संविधान लागू होना, संविधान का निर्माण हालांकि स्वतंत्रता के साथ धीरे धीरे चरणबद्ध रूप से हुआ था, लेकिन जो संविधान लागू हुआ था वो आप सभी को पता है 50 में हुआ था। तो संविधान लागू करना, विभिन्न पंचवर्षीय योजना या कुछ भी योजना आयोग की स्थापना जिसके द्वारा योजनाएं बनाई जाती थी देश के विकास की, हमारी विभिन्न नीतियां जिसमें हमारी आर्थिक नीति थी, हमारी विदेश नीति थी और एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो ऊपर पढ़ना चाहिए था, भारत का एक तरह से एकीकरण भी कह सकते हैं। भारत का एकीकरण, रियासतों को भारत में मिलाया गया था, उसका इसके अंतर्गत हम पढ़ सकते हैं। उसके पश्चात भारत ने जो भी भारत पाकिस्तान युद्ध हुए, भारत चाइना युद्ध हुए, उनके समय की सारी नीतियां हैं भारत की विदेश नीति से संबंधित, वो हम इसमें पढ़ सकते हैं सारे टॉपिक्स। तो इस प्रकार से अगर मोटा मोटा मैं बात करूं तो भारत को इतिहास को पढ़ने का आपका अगर ये तरीका रहेगा तो आपको याद करने में परेशानी नहीं होगी। एक बार मैं इसको फिर से रिकॉल कर देता हूँ। भारत का इतिहास है उसे 4 चरणबद्ध तरीकों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के अंदर हम सबसे पहले इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पाषाण काल है, हड़प्पा काल है, उसके बाद वैदिक और उत्तर वैदिक काल है। इसके अंदर पाषाण में कई भागों में बांट कर पढ़ेंगे। जब हम विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसी प्रकार वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इनकी जो संस्कृति थी, स्थानीय संस्कृति, उसके बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। धार्मिक जो आंदोलन हुए थे बौद्ध और जैन धर्म, उनके बारे में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। इसके पश्चात मौर्य काल जो कि 322 ईसा पूर्व के आसपास इसकी स्थापना हुई थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। मौर्य काल के बाद कुछ छोटे राजवंश जिसमें सुंगकर्ण वगैरह, वो मौर्योत्तर काल में पढ़ेंगे। उसके पश्चात गुप्त काल है, गुप्त काल 275 से 550 ईस्वी में, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर गुप्तोत्तर काल, गुप्त के बाद में कुछ छोटे राजवंश सातवाहन वगैरह, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर 6ठी से 12वीं का राजपूत शताब्दी का राजपूत इतिहास है। पूर्व मध्यकाल है, इसमें बाह्य आक्रमण होने शुरू हो गए थे जो यहाँ भी मध्यकाल में हम पढ़ेंगे उनके बारे में। इसके पश्चात है जो सल्तनत काल, सल्तनत काल के 5 राजवंशों के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। मुग़ल, उसके पश्चात मुग़ल आ जाते हैं। मुग़लों के, मराठा और राजपूतों के संबंध मुग़लों के साथ कैसे थे, क्या क्या उनके बीच में युद्ध हुए, कौन से उनके बीच में संधियाँ हुई, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर अपने दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, धार्मिक आंदोलन, इनके बारे में। उसके पश्चात आ जाता है हमारा आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में यूरोपियों के आगमन के साथ शुरू होता है। उसके पश्चात उनके अपने स्थानीय जो शासक थे उनके साथ युद्ध होते हैं, उनके आपस में युद्ध होते हैं। जैसे इंग्लैंड फ्रांस का युद्ध हुआ था, आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, वो हम सब पढ़ेंगे। उसके बाद साम्राज्य की स्थापना उनकी कैसे, किस प्रकार से उन्होंने सारा कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया था। फिर उनके खिलाफ आंदोलन शुरू हुए, 1857 की क्रांति हुई। उसके पश्चात क्या क्या घटनाएं हुई महत्वपूर्ण, वो हो जाएंगी। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गया था जिसमें सामाजिक आंदोलन, उसकी रूपरेखा तैयार हुई थी। धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन बन गया, किस प्रकार से कांग्रेस की स्थापना हुई, उसका विभाजन हुआ, उसका एकीकरण हुआ, उसमें नरम दल गरम दल विभाजित हुए। ये सब हम विस्तार से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में संविधान लागू होना, विभिन्न आयोगों का गठन, भारत की विभिन्न नीतियाँ, इन सब के बारे में हम विस्तार से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। अगर अब मैं बात करूँ यहाँ अगर मैं बात करूँ आपके साथ
तो इतिहास को पढ़ने का तरीका आपका ये होना चाहिए कि आपको सबसे पहले प्राचीन भारत के प्रथम टॉपिक से स्टार्ट करके प्राचीन भारत कंप्लीट करना चाहिए। उसके पश्चात ही आप मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, तो आपको ठीक से समझ भी आएगा, आपको याद भी रहेगा। अभी समस्या ये रहती है कुछ विद्यार्थियों के साथ जो कहते हैं कि हमें सन याद नहीं होते, बहुत आसान है, सब सन बहुत आसान है, आपको याद रहेंगे, लेकिन अगर आप इनको क्रम से पढ़ेंगे, बार बार मैं कह रहा हूँ। इसी प्रकार आधुनिक भारत है वो मध्यकालीन के पश्चात पढ़ेंगे तो क्रम भी समझ आएगा और याद भी रहेगा। तो एक बार फिर से मैं आपको बार बार जो मैंने इस वीडियो में आपको रिपीट किया है, रिकॉल किया है कि इसको अपने तथ्यों के साथ इसको क्रम से पढ़ना है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।